नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट में। तो 120 अंक से ज़्यादा पाने वाले जितने भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी होगी स्क्रूटनी। यानी जो भी 120 प्लस नंबर पाए होंगे सुपर टेट में, उनकी जांच होगी। और दूसरी भर्ती में गिरोह के फर्जीवाड़े की भी होगी जांच। काली पट्टी बाद मांगा इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए। और सभी पदों पर हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश सरकार चाहे तो भर्ती के सभी पदों पर करवा सकती है काउंसलिंग, लेकिन नियुक्ति पत्र तभी दिया जा सकता है जब सीज कोड को मॉडिफिकेशन याचिका पर निर्णय हो जाएगी तब। और कल के फैसले के बाद कोर्ट के निर्णय पर मात्र 30,528 पदों पर ही हो सकेगी शिक्षक भर्ती। यानी ऊपर से जो मेरिट बना है 69,000 का, जिसमें लोगों पास थे तो 67,000 का, उसमें मात्र 30,000 लोग ऊपर से मेरिट में ही पास होने वाले को दिया जाएगा नियुक्ति। फिलहाल सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार कर रही है, क्योंकि सरकार को एक बार झटका लग चुका है सिंगल बेंच से, जिस पर काउंसलिंग के समय ही रोक लग गई थी। इसलिए सरकार पूरी तरह से जब तक डबल बेंच के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को मॉडिफिकेशन नहीं दे देती तब तक ले नियुक्ति भी नहीं कर रही है। आसान नहीं है 69,000 शिक्षक भर्तियों की राह। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरमाला मामले में सरकार को हाईकोर्ट की डबल बेंच से राहत भले ही मिल गई, लेकिन भर्ती की राह आसान नहीं है। भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को 2 चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है फर्जीवाड़ा कर पास हुए अभ्यर्थियों को बाहर करने। और एसटीएफ ने भी 2 दिन पहले मामले की जाँच शुरू की है। ऐसे में 6 जनवरी 2019 को 800 केंद्रों पर हुई परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान करने में समय लगेगा। फर्जी करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद नए सिरे से चयन सूची बनानी होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता अब साफ। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर रोक के बाद सरकार कर सकती है भर्ती। कोर्ट ने कहा, यदि प्रश्न व आंसर की में किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति है तो परीक्षा करवाने वाली संस्था को भ्रम का लाभ दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा प्राधिकरण के जवाब को सही न मानते हुए मामले को यूजीसी के समक्ष भेजने का कोई औचित्य नहीं था। कोर्ट ने यह भी पाया कि सिंगल बेंच ने परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के स्तर पर भी उचित ध्यान नहीं दिया कि रिट याचिका इसलिए पोषणी नहीं है क्योंकि असफल अभ्यर्थियों ने सभी सफल अभ्यर्थियों को याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया था। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। हमने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए अपील की है, जिसमें बाकी 37,339 पदों पर भर्ती के लिए उपलब्ध हो सके। ये कहा सतीश चंद्र द्विवेदी, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार को 69,000 सहायक भर्ती मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के 3 जून के उस फैसलों पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें सिंगल बेंच ने पूरी भर्ती स्टे कर दी थी। अब राज्य सरकार 31,661 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर पहले ही रोक लगा रखी है। वहीं दूसरे पक्ष ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, यानी कि आंसर के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। सरकार ने इस संदर्भ में कैवियट भी फाइल की है। जस्टिस पीके जायसवाल व जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सिंगल बेंच के 3 जून के आदेश को चुनौती देते हुए दायर 3 विशेष अपील पर एक साथ पारित किया। डिवीजन बेंच ने इन अपीलों पर सुनवाई पूरी करने के बाद 9 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आंसर की के कुछ उत्तरों पर भ्रम की स्थिति होने के कारण हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार द्वारा 8 मई 2020 को घोषित किए गए परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच ने परीक्षा नियंत्रक को 3 अपीलों की विस्तृत सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। कोर्ट ने विपक्षी अभ्यर्थियों को 10 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। और न्यायालय पर विवादास्पद बयान दे रहे हैं फेल अभ्यर्थी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की मिली इजाज़त। प्रश्नों पर विवाद थमा, यानी कि प्रश्न विवाद पर विराम। चयनितों की राय हुई आसान, कई कॉलेजों की छीन सकती है मान्यता। अब ललितपुर में भी चयनितों को लेकर हो रही है सवाल। शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन सूची में प्रदेश के ललितपुर जिले में ऐसे अभ्यर्थी का चयन हुआ जो वहां तैनात शिक्षा अधिकारी का पुत्र है। आरोप है कि सहायक से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सेटिंग करके उसका चयन करा दिया और उसका चयन नंबर 1 पर करा लिया। यह प्रकरण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सभी इसे धांधली करा दे रहे हैं। शिक्षा अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर को पत्र सौंपकर इसकी जांच की गुहार लगाई है। असल में शिक्षा अधिकारी के पुत्र ने आवेदन में शिक्षा मित्र कॉलम को भरा, इससे उसका भारांक हासिल हो गया और वह शीर्ष से पहुंच गया। अब इसकी निस्तारण काउंसलिंग नहीं हो सकेगा। इससे पहले भी कई प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिनमें वर्ग पिछड़ा आदि गड़बड़ियाँ हैं। तो 37,339 पदों पर शिक्षा मित्रों का आवेदन।
शीर्ष कोर्ट ने 9 जून को शिक्षा मित्रों की याचिका को सुनवाई करते हुए भर्ती में 37,339 पदों पर चयन न करके शेष पर नियुक्ति की जा सकती है। असल में लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8,018 शिक्षा मित्र परीक्षा उत्तीर्ण करने में 60% पे सफल रहे और 37,339 शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं कि भर्ती में समान का 45 और आरक्षित का 40% कटाव पर चयन हो गया तो कि भर्ती में सामान्य के 65 व आरक्षित वर्ग के 60% अंकों पर उत्तीर्ण किया गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रदेश सरकार को दोहरी राहत दी है। एक और लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों के उत्तर विवाद का पटाक्षेप हो गया, वहीं भर्ती के लिए चयनित को नियुक्ति देने की राह भी आसान हो गई है। सरकार चाहे तो कुल पदों में से 31,661 पर पदों को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। भर्ती के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए शीर्ष कोर्ट को स्थानादेश वो बाधा बन रही है। शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से 142 प्रश्नों के उत्तर को चुनौती मिली है। हालांकि याचियों ने 14 प्रश्न के जवाब पर आपत्ति की थी, लेकिन लखनऊ एकल खंडपीठ ने पहले उत्तर कुंजी के बाद सभी आपत्तियों को यूजीसी जांच कराने का आदेश दिया था। इस प्रक्रिया में वक्त अधिक लगता और प्रश्नों के जवाब बदलने से परीक्षा के परिणाम और जिला आवंटन सभी प्रभावित होते। डबल बेंच ने इस मामले में शीर्ष कोर्ट के उसी आदेश का जिक्र करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे किया, जिसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसमें कहा था कि प्रश्नों के जवाब 1-2 किताबों में अलग है तो अंतिम राय विशेषज्ञ की ही मानी जाएगी। सभी पदों पर हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश सरकार चाहे तो भर्ती के सभी पदों के लिए काउंसलिंग करा सकती है और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट के मॉडिफिकेशन याचिका पर निर्णय आने के बाद दे सकती है। वैसे शिक्षा विभाग या शिक्षकों को स्कूल आवंटन ऑनलाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। ज्ञात सिंगल बेंच के आदेश पर भर्ती काउंसलिंग शुरू होते ही रोक लगा दी गई थी। इससे पहले भी सरकार चयनितों को जिला आवंटन सूची सिंगल बेंच आदेश आने के पहले जारी कर चुकी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सेटिंग से उम्दा अंक पाने वालों को नियुक्ति नहीं मिलनी है। वहीं जिन कॉलेजों से ऐसे अभ्यर्थी चिन्हित होंगे उनकी भी मान्यता जाने का खतरा है। शासन ने ऐसे कॉलेज और अभ्यर्थियों को डिबार करने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन चर्चा है कॉलेजों की मान्यता प्रत्याहार किया जाएगा, क्योंकि कोई कॉलेज नकल नहीं कराता बल्कि जालसाज तंत्र ऐसा कराता है। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से लेकर अब तक कई जिलों में ऐसे कई कॉलेज के नाम सामने आ चुके हैं जहां पर नियमों को दरकिनार करके अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने में मदद की। प्रयागराज पुलिस तो उम्दा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को जेल भेज चुकी है और अब इस मामले में जांच एसटीएफ कर रही है। जांच पूरी होती ही परीक्षा के नियम तोड़ने वाले की सूची शासन को सौंपी जा सकती है। पहले चरण में उन्हें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए डिबार किया जाएगा। इसके बाद उन्हें मान्यता छीनने की कार्रवाई हो सकती है। यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र निर्धारण में कई बार यह प्रकरण सामने आ चुका है। कोई कॉलेज नकल नहीं कराता बल्कि वहाँ का प्रबंध तंत्र, प्रधानाचार्य व शिक्षक आदि इसमें लिप्त होते हैं। सिर्फ कॉलेज को डिबार करने से वहाँ पढ़ने वाले आदि प्रभावित होते हैं। साथ ही कॉलेज को डिबार करने से नकल आदि प्रकरण पर अंकुश नहीं लग पाता। इसलिए जरूरी कॉलेज संचालकों पर सख्त कार्रवाई कर संदेश दिया जाए, उनकी मान्यता छीनी जाए ताकि आगे की परीक्षाएं प्रभावित न हो। तो आज के पेपर के सभी प्रमुख यही है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की इजाज़त मिली है। 69,000 भर्ती में योगी सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुके 37,339 पदों के अलावा शेष पर भर्ती की छूट तो मिल गई है। डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दिया है। तो सिंगल बेंच ने जहां पर आंसर की विवाद पर सारे क्वेश्चन यूजीसी को रेफर किया था, जिस पर डबल बेंच ने रोक लगा दिया है। डबल बेंच ने यह भी कहा है कि मामला यूजीसी भेजना गलत है। डिवीजन बेंच ने परीक्षा प्राधिकरण की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करने पर पाया कि सिंगल बेंच ने स्वयं कहा कि अगर क्वेश्चन और आंसर की भ्रम स्थिति हो तो ऐसे में एग्जाम कराने वाली संस्था को भ्रम का लाभ दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा प्राधिकारी की ओर से प्रस्तुत जवाब को सही न मानकर पूरे मामले को यूजीसी भेजने का कोई औचित्य नहीं था। कब क्या हुआ? 1 दिसंबर 18 को 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आदेश जारी। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुआ। 7 जनवरी 2019 को 8 अंक तय किए गए। 600 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई। 30 मार्च 2020 को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 6 मई को हाईकोर्ट ने 60-65 कट-ऑफ अंक के पक्ष में फैसला सुनाया। 12 मई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया। 13 मई को शिक्षक भर्ती के लिए समय सारणी। युवाओं ने किया शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग। राष्ट्रीय संयोजक NSUI व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन निखिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में युवाओं ने योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरकर सरकार से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। संयोजक निखिल श्रीवास्तव ने कहा योगी सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। उनकी तरह कोई भर्ती भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि उनका मंत्रीगण भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने मांग किया है कि शिक्षा भर्ती में लिप्त भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए और CBI जाँच की जाए। अभ्यर्थियों को वक्त व पैसे की सुरक्षा की जाए। युवाओं ने कहा यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर रजत शर्मा, अक्षय प्रताप सिंह, कुंदन कुमार, किशन कुमार पांडे, शिवम प्रताप सिंह आदि सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद थी। बच्चों से बोले योगी खूब पढ़ो आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्याधन योजना का शुभारंभ किया। पढ़ाई का खर्च उठाने संग हर माह बालक को 1,000 बालिकाओं को मिलेंगे 1,200 रुपये। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रमिक विद्याधन की योजना का शुभारंभ किया। शिक्षक सेल्फी से हाजिरी भरे वरना मानदेय कटेगा। सहारनपुर, मैनपुरी और दिल्ली तक फर्जी शिक्षकों की तलाश जारी। बीएफएल हेडमास्टर के मास्टरमाइंड भाई की तलाश जारी। खुद को अनामिका बता नौकरी कर रही अनीता गिरफ्तार। और अनामिका को एडेड स्कूल प्रबंधक ने दी नौकरी। असली नाम अनामिका शुक्ला को एडेड प्रबंधक ने नौकरी दे दी है। भैया चंद्रभान दत्त स्मारक विद्यालय रामपुर टेगराहा के प्रबंधक दिग्विजय पांडे ने अनामिका शुक्ला को अपने स्कूल के प्राथमिक अनुभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर अस्थायी नौकरी दी। शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए विद्यालय के प्रबंधक ने बताया, नौकरी शासन लाइन के गाइडलाइन के मुताबिक दी गई है। ज्वाइनिंग को 3 दिन का समय दिया गया है। खुद को अनामिका बता नौकरी कर रही अनीता गिरफ्तार। खुद को अनामिका शुक्ला बताकर अंबेडकर नगर के कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी कर रही मैनपुरी की अनीता को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को पुलिस ने मैनपुरी के लक्ष्मणपुर से अनीता की गिरफ्तारी की। अनीता फर्जी डिग्री के सहारे विज्ञान शिक्षिका की नौकरी कर रही थी। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद बीएसए अंबेडकर नगर ने इनके खिलाफ केस दर्ज कराया। बीएफएल हेडमास्टर के मास्टरमाइंड भाई की भी तलाश जारी है। बीएफएल हेडमास्टर का छोटा भाई पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ नीटू इस शिक्षिका फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड है। उसकी तलाश में पुलिस की टीम ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। मैनपुरी से कासगंज पुलिस ने गुरुवार को जसवंत उर्फ विभव को गिरफ्तार किया। उस पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वो कन्नौज के एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर पद पर तैनात है। उसने कबूला कि उसने बीए द्वितीय वर्ष तक ही पढ़ाई की। इसके बाद उसके छोटे भाई पुष्पेंद्र के साथ फर्जीवाड़ा किया। विभव के नाम से कन्नौज के स्कूल में उसने तैनाती ले ली। इससे मिली सुराग के आधार पर पुलिस की टीम दबिश दे रही है। सहारनपुर, मैनपुरी और दिल्ली तक फर्जी शिक्षिका की तलाश जारी। कथित शिक्षिका अनामिका शुक्ला की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। सहारनपुर के साथ साथ मैनपुरी, दिल्ली में भी शिक्षिका की तलाश की जा रही है। शिक्षिका के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल भी पुलिस ने खंगाली। पुलिस का दावा, कथित शिक्षिका जल्दी होगी गिरफ्तार। दिल्ली में भयावह हालात हैं। कोर्ट ने कहा सरकारी अस्पतालों में बेड खाली है, जबकि कोरोना के मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं। इलाज के इंतजाम। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु के मुख्य सचिवों से मरीज प्रबंधन पर रिपोर्ट मांगी। लोगों के राज्यों का जिम्मा है कि सभी लोग अपने बारे में पता चल सकेगा। स्वास्थ्य जांच, लोगों की जांच राज्यों का जिम्मा है, तभी लोगों को अपने बारे में पता चल सकेगा। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीज के शव पर ठीक से ध्यान न देने की भी चिंता जताई। बर्खास्त सिपाही उसका भाई एसटीएफ के निशाने पर। 120 अंक से ज़्यादा पाने वालों की स्क्रूटनी शुरू। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में धांधली करने वालों पर धरपकड़ करने से पूर्व एसटीएफ का हर बिंदु की जांच कर रही है। इस भर्ती में 120 से ज़्यादा अंक पाने वाले उन अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी भी की जा रही है जिनके खिलाफ प्रतियोगियों ने संगीन आरोप लगाए हैं। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती मामले की जांच कर रही एसटीएफ पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही और उसके भाई की तलाश में जुटी है। एसटीएफ भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों से ठगी के आरोप में डॉक्टर केएल पटेल और दोनों भाइयों के कनेक्शन के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पिछले 2 दिनों से कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। जनवरी 2019 में हुई भर्ती परीक्षा में राजधानी लखनऊ में पकड़े गए सालभर गैंग के दोनों भाई शामिल थे। एसटीएफ ने उसी समय लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाशंकर सिंह के साथ गिरोह के सरगना अरुण कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया था। अरुण उस समय लखनऊ में ही पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे, जबकि उसका भाई अजय कुमार सिंह भूगर्भ जल विभाग में मेरठ में तैनात था। अब अजय काफ़ी संभव है इस गिरोह का संचालन कर रहा था। अरुण को उस समय गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बाद में उसे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 120 से अधिक अंक पाने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में धरपकड़ के जांच जारी। शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में काली बत्ती बांधकर प्रदर्शन। 2 मुकदमे में वांटेड था डॉक्टर केएल पटेल। ये छात्र काली पट्टी बांधकर इलाहाबाद छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन करते हुए। पुलिस व एसटीएफ पहले ही सक्रिय होता तो न होती इतनी बड़ी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है। नकल कराने से लेकर रैकेट संचालित करने वाले खुलासे कर शासन ने एसटीएफ की जिम्मेदारी दी। तो खुलासे जब होने लगे, शासन ने एसटीएफ को जिम्मेदारी दी है। 6 जनवरी 2019 को जब इसकी परीक्षा चल रही थी, उस वक्त भी निगरानी की जिम्मेदारी एसटीएफ की थी। यानी उसी समय से अगर पुलिस और एसटीएफ पहले सक्रिय होती तो ना होता फर्जीवाड़ा, तो उस समय ही एसटीएफ को थी। अगर उस वक्त एसटीएफ थोड़ी सक्रिय होती तो यह धांधली नहीं होती। परीक्षा के दौरान 27 नकलची पकड़े गए थे, लेकिन इसकी जांच स्थानीय पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। तो कोई गंभीरता नहीं थी। अध्यापकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को सूबे के 800 केंद्रों पर 11 से 31 बजे की पाली में लिखित परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में 27 अभ्यर्थियों को नकल के आरोप में पकड़ा गया। सभी के खिलाफ एफआईआर कराई गई। लखनऊ से एसटीएफ ने 9 सालभर को पकड़ा। प्रयागराज से जयंत कुमार मौर्य के स्थान पर दूसरा व्यक्ति परीक्षा देते पकड़ा गया। करेली से एसटीएफ ने 1 सालभर पकड़ा। कटरा में एक छात्र को हाथ
में लिखी पर्ची के साथ पकड़ा। नैनी में एक छात्र को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रयोग करते पकड़ा। झूसी में दूसरे का स्थान पर एक अभ्यर्थी परीक्षा देते मिला। कानपुर नगर के 2 स्कूलों में एक साल भर गैंग एसटीएफ ने पकड़े। मिर्जापुर में अनिला कुमारी यादव को पर्ची के साथ पकड़ा। ऐसे ही आजमगढ़ मुरादाबाद में भी नकलची एक दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए। उस वक्त पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए नकलची भी पकड़े, लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने रैकेट चलाने वाले का खुलासा नहीं किया। विभिन्न जनपदों में मुकदमे दर्ज हुए, इसके बाद भी विवेचना में इसकी गंभीरता नहीं लिया गया। अंदर अगर उसी वक्त यह जांच होती तो आज इतने नकलची सामने नहीं आते। तो बर्खास्त सिपाही उसका भाई एसटीएफ के निशाने पे चल रहा है। भर्ती में सरकार को कोर्ट से दूसरी बार बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से राहत के बाद भी चुनौतियां बरकरार। शिक्षा मित्र को अधिभार नहीं देने पर कोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 69,000 अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षा मित्र को 25 अंक का भारांक नहीं देने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने शाहजहांपुर की अनुभव वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुन कर दिया। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना है कि याची ने अन्य पिछड़ा वर्ग में आवेदन किया था। परिणाम में वह सफल घोषित हुए। उसे 93 अंक मिले, गुणांक 7.8 आया। उनका कहना है कि यदि इसमें 25 अंक भारांक जोड़ दिया जाए तो याची का गुणांक 85 हो जाएगा, 85.5, जबकि 85 से कम वालों को जिला आवंटित किया गया। याची ने ऑनलाइन आवेदन में बीटीसी पत्राचार की जगह बीटीसी रेगुलर भरा, जबकि उसकी योग्यता बीटीसी पत्राचार की है। इस कारण उसे भारांक नहीं दिया गया। तो शिक्षक भर्ती पर रोक हटने के बाद प्रमुख हेडलाइन बना। बीते 19 सालों में कई उतार चढ़ाव के गवाह बने। 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू करने का हुआ था आदेश। 1 जुलाई 2001 को योजना का यूपी में हुआ विधिवत क्रियान्वयन हुआ। यूपी में बेसिक शिक्षा या शिक्षक भर्ती की चर्चा शिक्षा मित्रों के बगैर पूरी नहीं हो सकती। पिछले 19 सालों से प्रदेश के 1,13,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 1.5 लाख शिक्षा मित्र 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं की याचिका पर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 भर्ती में 37,339 पद खाली रखने का आदेश दिया। आइए शिक्षा मित्रों की पूरी कहानी जानते हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पाने के लिए शिक्षा मित्र योजना लागू की थी। इसके चयन समेत औपचारिकताएं पूरा होने में करीब 1.5 साल लगे और जनवरी-फरवरी 2001 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 2,250 रुपये मानदेय पर की गई। 2001 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 2,250 रुपये मानदेय पर की गई थी। न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट रखे गए थे। हल्की योजना पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2001 से ही शुरू हुई। स्कूलों में पढ़ाई करने से पहले शिक्षा मित्रों को 1 महीने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके लिए उन्हें उस महीने के लिए 400 रुपये मानदेय दिया गया। पिछली सरकार ने बगैर टीटी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। समायोजन के पहले उनका मानदेय 3500 था, जबकि शिक्षक बनने के बाद करीब 28 रुपये वेतन मिलने लगा। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ। उस वक्त उन्हें 40,000 रुपये वेतन मिलता था। समायोजन निरस्त होने के बाद सरकार ने अगस्त 2017 में उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। उसी मानदेय पर पिछले 3 सालों से प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक सेल्फी से हाजिरी भरे वरना मानदेय कटेगा। और डायरी में मिले 20 नाम। नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा होने से पूर्व प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया। डॉक्टर कृष्णा पटेल अन्य लोगों ने मिलकर गंगा पार यमुना पार क्षेत्र के 37 कैंडिडेट को फर्जीवाड़ा कर ज़्यादा मार्क्स दिलाए। उन्हें 120 से लेकर 144 तक मिले हैं। 120 अंक से ज़्यादा पाने वाले की स्क्रूटनी शुरू। हर अखबार की प्रमुख खबर है। जांच तेज। फरार भट्टा संचालक समेत 3 की तलाश कर रही है एसटीएफ। भदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ के रहने वाले